हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत। एनवायरनमेंट को लेकर हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जहां पर पहले दो टॉपिक आपके पास पहुंच चुके हैं। एनवायरनमेंट का पहला टॉपिक जहां पर हमने इंट्रोडक्शन देखा है और दूसरा जो टॉपिक था वो आपको इकोलॉजी से रिलेटेड था जहां पर हमने पारिस्थितिकी विज्ञान को समझा था। आज का जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। उसके अलग अलग स्थितियों से परिचित होंगे, वहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से घटक इसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी क्या भूमिका है यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर एक जीव से दूसरे जीव के बीच किस प्रकार के अंतर संबंध होते हैं, इकोसिस्टम कैसे डेवलप्ड होता है और वहाँ पर इसके विकास के अलग अलग प्रक्रियाओं की स्थितियों को भी जानेंगे। तो आज हम एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत इकोसिस्टम को पूरी तरह से इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वहाँ पर उसकी छोटी छोटी डिटेल से लेकर यहाँ पर हम उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों के टॉपिक्स को भी देखेंगे। यहाँ पर आज मैंने थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आज लिखी हुई हैं। लिखने के संदर्भ में पिछले कुछ वीडियोज़ में कमेंट आए थे और कमेंट बेसिकली मुझे थोड़ा सा नाम एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो कमेंट है कहा गया था सर कि जो भी सीरीज़ है क्विक रिवीजन के अंतर्गत बेसिकली मैं टॉपिक और सब टॉपिक्स लिखता हूँ और वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखते हैं कि आपका बोर्ड भर जाता है, लेकिन वहाँ पर कहा गया कि कुछ 2-3 लाइनों में कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए जाने चाहिए ताकि वहाँ पर शायद आपको पढ़ने में चीज़ों को या रिवीजन करने के लिए इस संदर्भ से कहा गया हो। तो आज मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है वहाँ पर थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग ज़रूर कर दी है। तो यहाँ तक आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए कुछ समय यहाँ पर दीजिए, अपना ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। यहाँ पर बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए अपने आसपास। तो इसको यहाँ पर जब भी वीडियोस को ये सुनने जाएँ तो इस चीज़ को बस यहाँ पर अपना ध्यान रखना है कि हमें अगले जो भी समय मेरा यहाँ पर क्विक रिवीजन के अंतर्गत जाने वाला है आधे घंटे 1 घंटे का, वहाँ पर चीज़ों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर चीज़ें अगर हम एक बार में पहली बार में अगर अच्छे से सुन लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और उसके हिसाब से फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए आइए आज समझते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी विज्ञान को तो हम पढ़ चुके हैं, अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानने से पहले पारिस्थितिकी निकेत के बारे में जानते हैं। निकेत बेसिकली कहते हैं, निकेत जो वर्ड होता है उसका तात्पर्य होता है आवास, एक जगह के सूक्ष्म निवास की स्थिति बोली जाती है। पारिस्थितिकी निकेत का जो होता है सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग पूछ लिया जाता है सम टाइम में पीसीएस जैसे एग्जाम्स में। यूपीएससी में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज वाइज अगर हमें जानना है तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी निकेत जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो ग्रीनल्स ने किया था, एक पर्यावरणविद थे, और उन्होंने ये शब्द जो प्रयोग किया था 1917 में प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पारिस्थितिकी निकेत का तात्पर्य क्या होता है। इसको हम समझते हैं, अगर कहा जाए कि परिभाषित करना हो, यदि आपको किसी को समझाना हो तो ज़रूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि पारिस्थितिकी निकेत होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर एक परिभाषा दी थी ओडम ने। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी निकेत क्या है, तो देखिए लिखा है एक सूक्ष्म निवास। निकेत का मतलब होता है एक सूक्ष्म निवास, छोटा सा आवास जिसमें एक ही प्रकार की जाति व उपजाति निवास करती है। अर्थात वहाँ पर एक विशेष प्रकार की एक ही जो होगी जाति वही निवास करती है, उसकी उपजातियाँ हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मान लेते हैं जैसे कि आपको टिड्डों की प्रजाति हो गई जो पर्टिकुलर एक ही जगह पर रहती है, या फिर हम मान लेते हैं किसी भेड़िए की हो गई जो झुंड में एक ही जगह पर रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप भेड़ियों का झुंड देखें तो वहाँ पर भेड़ियों के साथ आपने किसी अन्य प्रकार की जीव या प्रजाति को वहाँ पर साथ नहीं रहते देखा होगा। भेड़िए हमेशा साथ में रहेंगे लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर अपने साथ में वो नहीं रखते हैं, और वहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र में साथ में मिलकर शिकार इत्यादि भी किया करते हैं। तो ऐसा जो उनके द्वारा जो मिलकर एक प्रजाति जो होती है उनके आपस में मिलकर जो सामूहिक स्तर रहते हैं, जिस स्थान विशेष में रहते हैं, उस स्थान विशेष की पारिस्थितिकी को वहाँ पर हम पारिस्थितिकी निकेत की संज्ञा देते हैं। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग में जाएं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसको देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, किसी यहाँ पर किसी एक निकेत में रहने वाली जीव समुदाय की 2 जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक ही निकेत में जैसे कि भेड़िया अगर रह रहा है तो वहाँ पर सिर्फ भेड़ियों का झुंड ही साथ में रहता था, भेड़िया ही भेड़िया उस झुंड में होंगे। उसमें ऐसा नहीं हुआ खरगोश भी साथ में रह रहा हो या हिरन साथ में रह रही हो, ऐसा वहाँ पर नहीं देखा होगा। हिरन का अपना एक अलग झुंड होगा, उनका अपना एक क्षेत्र होगा, वो अपने साथ में वहाँ पर रहेंगी, और भेड़िए जो होंगे वो उनका एक अपना अलग झुंड होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक झुंड दूसरे झुंड के लिए वहाँ पर उपयोगी होता था। एक पारिस्थितिकी निकेत के रहने वाली जाति दूसरी पारिस्थितिकी निकेत की रहने वाली जातियों की पूरक होती है। यहाँ पर ये अगली लाइन में लिखा हुआ कि एक निकेत की जाति दूसरे निकेत की जाति के पूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे अगर भूख लगना है तो वहाँ पर जो होता है भेड़िए जो होते हैं, एक जो निकेत है उनका पारिस्थितिक निकेत है, वो हिरण का शिकार करके वहाँ पर वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो होता है पारिस्थितिक निकेत है वो किसी दूसरे पारिस्थितिक निकेत के जातियों या प्रजातियों या जानवरों इत्यादि के लिए वहाँ पर क्या होता है, उनके लिए आहार का स्वरूप होता है या उनके लिए पूरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो एक श्रृंखला जो बनती है हमारा कह सकते हैं अभी हम खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे, खाद्य जाल के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पर हम जब देखेंगे कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से, दूसरे से तीसरे को वहाँ पर एक जीवी और जीवी घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा पारिस्थितिक निकेत का क्या मतलब है। पारिस्थितिक निकेत में जो जीव होते हैं उनका एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य करते हैं और एक निकेत में सिर्फ एक ही जाति या प्रजाति रह सकती है। अब इसके बाद आते हैं कि पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर पारिस्थितिक निकेत के जो कारक प्रभावित करते हैं वो 3 हैं। पहला कारक है संख्याचर। संख्याचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर प्रजातियों की संख्या, उनका घनत्व, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। प्रजातियों हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी डिटेलिंग में बता देता हूँ कि संख्या का जो संख्याचर है उसके अंतर्गत किसी भी जीव की संख्या का घनत्व कितना है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए 1000 या 100 किलोमीटर के दायरे में कितने वहाँ पर भेड़िया पाए जा रहे हैं, कितने हिरण पाए जा रहे हैं, अर्थात उनका घनत्व क्या होगा। उसके अलावा क्षेत्र, कितने क्षेत्र को वहाँ पर वो कवर करते हैं, वो संख्या कितने एरियाज़ में रहती है। इसके अलावा उनके लिए कितना आहार उपलब्ध है, ये वहाँ पर डिफाइन करता है कि वहाँ पर उनका पारिस्थितिक निकेत कितना अच्छा होगा, कितना कमज़ोर होगा, कितना बेहतर होगा। इसके अलावा इनको क्या प्रभावित करता है, निकेत चर। निकेत चर अर्थात जो आवासीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, तो उसकी ऊंचाई डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों की ओर जाते जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जीव समुदाय की वहाँ पर आपको कमी होती हुई देखी जाती है। इसके अलावा दैनिक अवधि, अर्थात एक दिन में वहाँ पर कितने समयावधि तक साथ में रहते हैं, कितना समय उनको भोजन इत्यादि के लिए मिलता है, इत्यादि चीज़ों को लेकर। और उनका जो होता है अनुपात, अर्थात कि वहाँ पर उन जो भी आहार इत्यादि उपलब्ध है उसके अनुपात में जीवों की संख्या क्या है, ये सारी चीज़ वहाँ पर सूक्ष्म निवास जो भी क्षेत्र है उसके अनुपात में वो डिफाइन करते हैं। फिर और क्या है, आवास चर के रूप में मृदा की उर्वरता कैसी है। मृदा अगर ज़्यादा उर्वर होगी तो वहाँ पर देखिए जैसे रेगिस्तानी एरिया की अगर हम बात करें, रेगिस्तानी एरिया उर्वर नहीं होता है और इसी कारण वहाँ पर जीवों की संख्या कम पाई जाती है। लेकिन जैसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाएँ जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा क्षेत्र होता है, जहाँ की मिट्टी जो होती है बेहतर होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो उपजाऊपन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर जीवों की संख्या ज़्यादा निवास करती है। जैसे नदियों के किनारे का क्षेत्र देखें तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, कृषि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है और इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि भी आपकी देखी जाती है आसपास क्षेत्रों में। पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो आपकी संख्या वहाँ पर कम पाई जाती है। रेगिस्तानी एरिया में देखें तो वहाँ पर संख्या और भी कम पाई जाती है। तो इस तरह के एरिया वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका आवास का क्षेत्र, वहाँ की मृदा की उर्वरता कैसी है, ढाल दिया हुआ है कि वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं पारिस्थितिकी निकेत को जो होती है प्रभावित करती है। चलिए हमने यहाँ पर पारिस्थितिकी निकेत को खत्म कर लिया। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो हमने देख लिया पारिस्थितिकी निकेत, उसके प्रकार, उसके कुछ नोट्स पॉइंट और उसके प्रभावित करने कारक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपको बोला जाए कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं तो इकोसिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इकोसिस्टम समझ में आएगा तभी आप उसकी सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए A.G. टेंसले ने इसे सन 1935 में यहाँ पर इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम। इसके बाद आता है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों और अजीवी वातावरण के मध्य जो संबंध होता है वो जिस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अर्थात एक ऐसा तंत्र जिसमें रहने वाले जीव और वहाँ के अजीवी घटक और एक दूसरे से किस प्रकार इंटर रिलेशन रखते हैं, वो किस तरीके से वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। एग्जाम्पल के स्वरूप में समझ लें, जैसे कि मान लीजिए एक शहर का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, इसी तरह आपका एक वन स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो जैसे अगर आप देखें घासीय मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें तो घास क्या होती हैं, वहाँ पर मैदान जो होते हैं ज़्यादातर, अगर मान लीजिए समतली मैदान है तो घास वहाँ पर अच्छी होती है जिसे साफ करके कृषि आसानी से किया जाता है। कृषि आसानी से आप कर सकते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा जनसंख्या में लोग निवास करेंगे, वहाँ पर उद्योग धंधों को आसान जो होगा शुरू करना, लोगों को रोजगार की मुहैया आसानी हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो जीवन जो होता है काफ़ी सरल होता है, लेकिन इसके
उसके नुकसान भी हैं। जैसे कि आपने घास तली क्षेत्रों में सारी चीज़ों का निर्माण कार्य करना आसान होता है, तो वहीं से आप क्या करना शुरू कर देंगे, मिट्टों की, वहाँ पर आपके पेड़ पौधों की कटाई भी आप शुरू कर देंगे, वनों को साफ करना शुरू कर देंगे। उसके कारण क्या होगा कि मृदा की जो होती है, आपको मृदा अपरदन की समस्या, बाढ़ की जो होती है ज़्यादा आपको स्थिति देखने को मिलती है। उद्योगों के स्थापना के कारण वहाँ प्रदूषण अधिक फैलने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर एक यहाँ पर जो भी आपके एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक क्षेत्र में जो भी जीव वहाँ पर निवास करता है, वो किस तरीके से वहाँ पर अजीबी घटकों जैसे मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, जलवायु इत्यादि में क्या परिवर्तन लेकर आता है, और जब उसमें परिवर्तन होता है तो फिर उसके बाद जीवों पर अर्थात मनुष्यों पर, जानवरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों का जो संबंध होता है, जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य 1935 में एजी टेंसली ने इसका जो होता है वर्ड का प्रयोग किया, और हमने यहाँ पर ये देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से घटक इसे प्रभावित करते हैं, और इन घटकों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जीवी घटक आएंगे, अजीवी घटक आएंगे और भौतिक घटक आएंगे। जीवी घटक के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक अगर हम बोले जाए, ऐसे जीव जो भोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वहाँ प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और ऐसे जीवों को आप जानते हैं कौन है, पेड़ पौधे, घास, जो जिसमें जो होता है पर्णहरिम पाया जाएगा। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वहाँ पर वो भोजन का निर्माण करते हैं, और इन्हें कहा जाता है उत्पादक। तो उत्पादक क्या हैं, हरे पौधे, इन्हें हम स्वयं पोषी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। तो जब आप यहाँ पर उत्पादक तैयार हो जाता है तो इन उत्पादकों पर बहुत सारे जीव जो होते हैं निर्भर होते हैं, अर्थात वो उन उत्पादकों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी दैनिक क्रियाकलापों का संपादन करते हैं। तो अर्थात ऐसे जीव जो घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियाँ इत्यादि को खाकर अपनी जो होती है प्रक्रिया का संपादन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर इसे हम देख सकते हैं, इनको हम शाकाहारी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर शाक भाजी, पेड़, घास, पत्तियाँ इत्यादि ये खाते हैं। तो इनमें कौन कौन से, इन्हें हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। इनमें जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, तो ये सारे खरगोश हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता, ऐसे जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर वहाँ पर कह सकते हैं अपनी ऊर्जा की जो होते हैं, या कह सकते हैं कैलोरी जो भी उनको चाहिए होता है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि बिल्ली और भेड़िया। इसके बाद आता है कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ऐसे जीव जो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के जीव जंतुओं को खाते हैं, उनको कहा जाता है आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और इन सबको मांसाहारी कहा जाएगा। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और उच्च मांसाहारी, ये सभी आपके मांसाहारी जीव होंगे। और शाकाहारी कौन होंगे, प्राथमिक श्रेणी के, अर्थात जो साग भाजी खाने वाले हैं। उच्च मांसाहारी ऐसे जीव जो प्रथम, द्वितीय और श्रेणी, तृतीय, तीनों श्रेणी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें मारकर वहाँ पर कोई नहीं खाता है, या उनके ऊपर कोई और श्रृंखला नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर आप शेर और चीता इत्यादि को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीवी घटक के अंतर्गत उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, फिर उपभोक्ता, जो उपभोक्ताओं में कई श्रेणियाँ हैं, जिस श्रेणी आप 1, 2, 3, 4, ये सभी आपको पहली को छोड़कर बाकी की तीनों मांसाहारी होती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को, अर्थात उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, यहाँ पर एक समय के पश्चात जो होता है इनका जीवन काल जो होता है समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के पश्चात जो होता है, ये किस तरीके से अगर देखें कि किसी भी जीव या कि अगर कहीं डेथ हो जाती है और उसके बाद उसे आप ऐसे ही कहीं सड़क पर ऐसे खुला ही छोड़ दें, तो वहाँ पर बहुत टाइम, थोड़ी समय के बाद धीरे धीरे जैसे बॉडी गलना शुरू होती है, तो वहाँ पर बदबू आना शुरू हो जाती है, और कुछ समय बाद फिर वो बीमारियों का भी रूप धारण कर लेती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में, जहाँ पर आपके अरबों में मनुष्य रहते हैं, इसके अलावा आपका कई सारे जीव जंतु लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कौन है कि यहाँ पर ये पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर संतुलित बना रहता है, जहाँ पर सभी एक चक्रीय स्वरूप में सारी चीज़ें निर्धारित होती रहती हैं, और मरने के बाद जीवों का यहाँ पर हो जाता है अपघटन। तो यहाँ पर जो अपघटन करता होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो यहाँ पर मृत पादप और जंतुओं को यहाँ पर मरने के पश्चात उनके बॉडी का जो होते हैं डीकम्पोज करते हैं या उनका अपघटन करते हैं, उनको कहा जाता है अपघटनकर्ता। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके मृतोपजीवी कवक जीवाणु। यहाँ पर बाकी उनकी परिभाषा लिखी है, जैसे कि उत्पादक व उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों से टूटकर जो होता है आपके मिनरल अर्थात खनिज और कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि में जो परिवर्तित कर देते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी अपघटन की प्रक्रिया है, और इसको करने वाले अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको एक सिंपल सी परिभाषा में कहना होगा तो अपघटनकर्ता जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों
पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और जब वो टूट कर जो होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हीं को पेड़ पौधे जो होते हैं अवशोषित करके उनको अपने जो होते हैं अपने भोजन के रूप में लेते हैं, या अपने जो होते हैं जड़ों के द्वारा अवशोषण कर लेते हैं, और फिर उनका जो होता है अन्य चीज़ों में वृद्धि के लेकर हो गया, या जल संचयन करना हो गया, या खाद्य निर्माण करना हो गया, या प्रकाश संश्लेषण की गणना करनी हो गई। तो इन सारी चीज़ों में उनका प्रयोग अलग अलग स्तरों पर करते हैं। इसीलिए अपघटनकर्ता को प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है, और अपघटनकर्ताओं को जीवी व अजीवीय के मध्य जो होता है ये संबंध भी स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लिए, हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। अब बात करते हैं अजीवी घटक। अजीवी घटक दो तरीके के होंगे, एक होगा अकार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जिसमें आपके कार्बनिक की मात्रा बेसिकली नहीं पाई जाती है, जैसे कि आपकी मिट्टी है, जल है, खनिज लवण में आपका यहाँ पर है क्या, आपका कैल्शियम है, क्लोराइड है, इसके अलावा आप अगर देखें पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ जिसमें आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि आपका भिन्न कार्बनिक यौगिक, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। इनके अपघटन के पश्चात जो होता है ये आपके ह्यूमस और यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अजीवी घटक दो तरीके के हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपके कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी, कार्बनिक घटकों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी उनके आपके यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। इसी में एक वर्ड आता है खड़ी अवस्था। खड़ी अवस्था जैसा टर्म क्यों यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। खड़ी अवस्था का तात्पर्य, खड़ी अवस्था किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थों की जितनी मात्रा होती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए जिस पृथ्वी को एक पारिस्थितिक तंत्र मान लेते हैं, और इस पारिस्थितिक तंत्र में जितनी भी मात्रा में आपके अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ इस समय उपलब्ध होंगे उसे हम पृथ्वी की खड़ी अवस्था कहेंगे। तो सीधा समय ये छोटे छोटे क्षेत्रों के आधार पर हो जाए, घास का हो सकता है, मैदान का हो सकता है, पहाड़ का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, वो अलग अलग टर्म है। लेकिन यहाँ पर एक सिंपलेस्ट लॉजिक में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो भी आपके एक निश्चित समय में, अनिश्चित समय कहने का मतलब मान लीजिए कि एक साल ले लीजिए, ठीक है, एक साल में पृथ्वी का जो भी अजीवी घटक जितने भी होंगे, जितने भी अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एक साल में पृथ्वी पर उपस्थित होता है उसे पृथ्वी की खड़ी अवस्था हम कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर खड़ी अवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक घटक। देखिए, भौतिक घटक में वो चीज़ें आती हैं जो जलवायु कारक होते हैं, और जलवायु कारक क्या है, जैसे कि आपका प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, ये सभी जो होते हैं यहाँ मूल रूप से पृथ्वी पर जो भी आपके जीव हैं, जीवी घटक और अजीवी घटक इत्यादि जो होते हैं, यहाँ पर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है इनके मध्य, वो आपके भौतिक कारकों में के कारण ही संभव होता है। उन जो होते हैं कि इनको जीवित रहने के लिए उन भौतिक घटकों के बिना यहाँ पर संभव नहीं है। जैसे बिना प्रकाश के बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप मान लीजिए सूर्य जो होता है हमें प्रकाश देता है, अगर मान लीजिए सूर्य ना हो तो पूरी जो पृथ्वी है वो आपको बर्फ की तरह जम जाएगी, सारे जीव यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आप प्रकाश आता है तो वहाँ पर आपको जो होती है गर्मी बनी रहती है, जिसके कारण वहाँ पर आपको जल इत्यादि उपलब्ध है, खनिज लवण उपलब्ध होते हैं, पौधे आराम से विकसित हो सकते हैं, हम वहाँ पर संचालित हो सकते हैं। लेकिन हमें जीने के लिए हवा चाहिए होती है। हवा कैसी, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को आपको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसके अलावा आपको ताप चाहिए जो होता है पृथ्वी के द्वारा, जो आपको लगातार गर्म रखती है। विद्युत चाहिए ताकि हम बाकी अपने दैनिक क्रियाकलापों को यहाँ पर संपादित कर सकें। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की यहाँ पर अपनी एक आवश्यकता, और इसी के माध्यम से यहाँ पर पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। अगर देखा जाए, एक मनुष्य के पास आसपास जो होता है यहाँ पर उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे होते हैं, जिसके माध्यम से वो फल, सब्जियाँ इत्यादि जो होता है कलेक्ट करता है। बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, तो वहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो वहाँ पर उनको मार के कहा जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जो होता है सर्वाहारी है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्वाहारी भी वर्ड लिखा जाता है। जो मनुष्य है उसके आसपास अजीवी घटकों के रूप में उसके पास रहने के लिए वहाँ पर मिट्टी है, पीने के लिए जल है, और जो होता है खाने के जो वो भोजन ग्रहण करता है वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिसका अपघटन होने के बाद उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के माध्यम से वो अपने सारे कामों को संचालित करता है। इसके अलावा अगर वो घर इत्यादि के पास रहता है तो वहाँ पर भौतिक कारक भी होते हैं। घर में होती है विद्युत होती है, उसको श्वसन करने के लिए वहाँ पर आपको ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जन निकालता है वहाँ पर। इसके अलावा प्रकाश जो होता है उसको जो होता है गर्म रखने का कार्य करता है ठंडी के दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मनुष्य अर्थात एक पारिस्थितिकी तंत्र में ये सभी चीज़ें वहाँ पर एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि इनमें से किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी होती है तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति आती है, जैसा कि जलवायु
जलवायु परिवर्तन के कारण हमें इस समय देखना पड़ रहा है। चलिए, तो उसके बारे में बाकी हम बात जलवायु परिवर्तन के बारे में फिर डिटेल से एक अलग टॉपिक बनाकर पढ़ा जाएगा। आइए पढ़ते हैं अलग तंत्र में। अब आइए समझते हैं कि पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। आसान है, आप सब जानते हैं, समझते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर हम एक बार यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला का कहने का मतलब होता है एक कड़ी, एक चेन की तरह। अगर आप चेन देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे होते हैं पॉइंट के बेस में, वहाँ पर काफ़ी इंटरलॉक सिस्टम बना होता है और वो एक दूसरे से कड़ी के रूप में आपकी जुड़े होते हैं। खाद्य श्रृंखला में भी सिस्टम यही है। यहाँ पर क्या होता है, जीवधारियों का एक क्रम होता है। वो क्रम कैसा होता है? एक भोज्य होता है और दूसरा भक्षक होता है, और ये इसी रूप में संबंधित होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी होता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव से तीसरे जीव से चौथे जीव यहाँ पर एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यहाँ पर पहला जीव दूसरे का जो होता है वहाँ पर कह सकते हैं भोजन होगा, दूसरे श्रेणी का तीसरे श्रेणी के लिए वहाँ भोजन होगा, तीसरे श्रेणी का चौथे श्रेणी के लिए वहाँ पर भोजन होगा। तो यहाँ पर एक कड़ी के रूप में सभी एक दूसरे से भोजन और भोज्य के रूप में जुड़े हुए हैं। इसको समझने के लिए एक खाद्य श्रृंखला हम बनाकर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने उत्पादक लिख लिया है, यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता लिख रखे हैं, और यहाँ पे आपके अपघटनकर्ता। तो चलिए श्रेणी बना के देखिए खाद्य श्रृंखला कैसे होती है। मान लीजिए एक वृक्ष है उत्पादक के रूप में, इसको खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है वो टिड्डा भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इन अलग श्रेणी में जाए, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? टिड्डा को मान लीजिए चिड़िया खा सकती है, चूहे को सांप खा सकता है, और बकरी को भेड़िया खा सकता है। तृतीय श्रेणी में जाए तो चिड़िया को गिद्ध खा सकती है, सांप को चील खा सकता है, और भेड़िए को यहाँ पर शेर खा सकता है। और इन सभी जीवों को मरने के पश्चात इनका जो अपघटन करता है वो यहाँ पर जीवाणु करता है, जो अपघटनकर्ता का काम करता है, मतलब जो भी कवक या जीवाणु होता है। जीवाणु के द्वारा जो अपघटन किया जाता है वो कार्बनिक खाद के रूप में से परिवर्तित करता है, और कार्बनिक खाद जो होती है उसे वृक्ष के द्वारा यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। तो देखा जाए तो पूरी की पूरी एक श्रृंखला बनती है, अर्थात जो चीज़ें वृक्ष से शुरू हुई वो वापस यहाँ पर किसी ने माध्यम से वृक्ष के रूप में वापस उसको मिल गई। तो यहां पर देखें तो ये चीजें एक क्रम से चलती हुई दिखाई देती, जैसे वृक्ष, टिड्डा, चिड़िया, गिद्ध, जीवाणु, कार्बनिक पदार्थ, वृक्ष। जो चीजें जहां से चली वापस उसी दिशा में आ गई। इसको कहा जाता है एक दिशीय चक्र के रूप में यहाँ पर चीजें चलती रहती हैं, और ऐसी प्रक्रिया सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के प्रकार दो होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। चारण का मतलब होता है ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें घास फूस, पेड़ पौधे इत्यादि या उसके भागों को खाकर खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे वो उच्च स्तर तक जाकर पहुंचता है, फिर अपघटनकर्ता के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ पौधों के भाग को खाकर प्रारंभ होने वाली श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरा है अपघटक खाद्य श्रृंखला, अर्थात क्षय होने वाले प्राणियों, पादपों के मृत जैविक पदार्थों को खाकर उससे प्रारंभ होने वाली, उसके बाद सूक्ष्म जीव उसे खाएंगे, फिर उसे अपघटनकर्ता के पास पहुंचेगा, फिर उसे परभक्षियों के द्वारा खा लिया जाएगा। इसे कहा जाता है आपको अपघटक खाद्य श्रृंखला, अर्थात अपघटित हुए पदार्थों को खाकर उससे प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, मान लीजिए कचरा है जो कि आपको किसी यूज का नहीं है, वेस्ट है, वहाँ पर आपको पदार्थ जो होता है, ठीक है, मृत जैविक पदार्थ है, आपने उसे बाहर फेंक दिया, उसको जो होता है कि उस पर जो होते हैं कीट पतंगे जो होंगे वहाँ पर उसे खाते हैं, फिर उन कीट पतंगों को छोटी मकड़ियाँ खा लेंगे, फिर मकड़ियों को छिपकलियों को अन्य ज्योति प्रजातियाँ यहाँ पर खाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती है। तो यहाँ पर हमने इसके प्रकार देख लिए, चारण और अपघटन। अब बात करते हैं इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर और देख लेते हैं। उथले समुद्र में संपूर्ण ऊर्जा का 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। अर्थात यदि हम बात करें कि ये अपघटक खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, ये होता कहाँ है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 80% जो अपघटक खाद्य श्रृंखला है वो उथले समुद्रों के जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में डेवलप्ड होती है, वहीं पर उसका कहते हैं संचालन होता है। तो यहाँ पर ये आप पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र, समझ में आ गया हमारे। तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल हो गया, श्रृंखला हो गई, खाद्य जाल की बात करते हैं। खाद्य जाल होता है, उसको कहते हैं कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक से अधिक पथ उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें, पादप है, पादप को खरगोश और चूहा दोनों जो होता है खा सकते हैं,
ठीक है। लेकिन खरगोश को यहाँ पर लोमड़ी भी खा सकती है, खरगोश को यहाँ पर आपको जो होती है बिल्ली भी खा सकती है। चूहे को है बिल्ली भी खा सकती है, चूहे को लोमड़ी भी खा सकता है, ठीक है। इसी तरह लोमड़ी की और बिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोमड़ी को जो होता है शेर भी खा सकता है, बिल्ली को भी यहाँ शेर खा सकता है। अर्थात एक ही जीव को अलग अलग के द्वारा वहाँ पर खाया जाना पियाना, इसको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जैसे वृक्ष था, इसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें अगर आपको जोड़नी खाद्य जाल के रूप में, तो यहाँ पर एक ही जीव को कई अलग अलग जीवों के द्वारा वहाँ पर खाया जा सकता है। जैसे कि टिड्डे को अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको सांप के द्वारा खा लिया जाए, सांप को जो होता है गिद्ध भी खा सकता है, चील भी खा सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपके बकरी है, बकरी को जो होता है यहाँ पर भेड़िया खा लेता है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपको शेर भी इसको खा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही जो एक दिशीय श्रृंखला जो चल रही थी उसमें आपको खाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जब तक भेड़िया बकरी को नहीं खाएगा तब तक वहाँ पर शेर को भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट शेर जो होता है वो भी बकरी को खा सकता है। तो यहाँ पर जो होता है खाद्य श्रृंखला जहाँ पर एक दिशी रूप में काम करती है, वहीं खाद्य जाल जो होती है एक से अधिक पथों का वहाँ पर स्वरूपों को वो ग्रहण कर लेती है, और इसी को बोला जाता है खाद्य जाल। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझना हो तो इतना ही समझिए कि वहाँ पर खाद्य श्रृंखला कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं के स्वरूपों को मिलाकर जो स्वरूप बनता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं, जिसमें एक जीव के पास कई अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अपने भोजन के इत्यादि को संपूर्ण करने के लिए। जहां वो तृतीयक जो होता है उपभोक्ता होता है वो द्वितीयक के श्रेणी को भी खा सकता है और प्राथमिक श्रेणी के जंतुओं को भी खा सकता है। ये हो गया आपका खाद्य जाल। अब बात करते हैं जैव संचयन या जैव आवर्धन क्या है। किसी भी जीव को हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण, ठीक है, किसी भी जीव में हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण होना, इसे हम कहते हैं जैव संचयन। यहाँ पर होता क्या है कि जो पोल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड टॉपिक, जो ऐसे चीज़ें जो पॉल्यूटेड हैं वो खाद्य श्रृंखला में एंटर करते हैं। खाद्य श्रृंखला में एंटर करने के बाद वो अनिम्नीकरण की प्रक्रिया के माध्यम अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वहाँ पर नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, अर्थात वो उनका अपघटन नहीं हो सकता है। और ऐसी वस्तुएं जो होती हैं जब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती हैं तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से अंतिम श्रेणी तक पहुँच जाते हैं। और उसके पास जब वहाँ चौथे श्रेणी पहुँचते हैं तो उसी की बॉडी में लगातार उसका क्या होता है, अपघटन हो नहीं सकता, तो वो संचित होना शुरू होता है, अर्थात एकत्रीकरण होना लगता है। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है जैव संचयन या जैव आवर्धन की स्थिति बोला जाता है, ठीक है। जैसे DDT हो गया, CHC हो गया, ये आपके क्या होते हैं कि आपको जैसे गिद्ध की जो होते हैं वहाँ पर गिद्ध हैं या शेर हैं, आपके बहुत सारे जीव हैं जहाँ पर वो हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से उनकी बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाता है और वो फिर वो डेथ कर जाते हैं। और उनकी संख्या में कई बार जो होता है इन्हीं रासायनिक पदार्थों, प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जीवों को बहुत ही, जैसे गिद्ध का आपने स्थिति देखी थी, तो वहाँ पर आपको इन्हीं प्रदूषणकारी तत्वों को जब उसके बॉडी में इकट्ठे होने तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिरावट है, जिसके बाद वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया ऐसे हानिकारक तत्वों को लेकर। तो ये जैव संचयन है जहाँ पर जीव में हानिकारक पदार्थों का वहाँ पर एकत्रीकरण होता है, जहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा उसे खाया जाता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक श्रेणी खाती है, द्वितीयक को तृतीयक श्रेणी खाती है, वहाँ पर फिर वो आपको शेर इत्यादि था उच्च मांसाहारी श्रेणी पहुँचता है और वहीं पर उसका संचयन होता रहता है। इसके अलावा यदि मनुष्य ने कहीं खा लिया तो उसके भी बॉडी में वो सारी चीज़ें संचित होने लगती हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक तरीके से जीव के हानिकारक पदार्थों में जीव की बॉडी में जो होता है उच्चतम श्रेणी की जीव में जाकर वहाँ पर ऐसे हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण ही आपका जैव संचयन या जैव आवर्धन कहलाएगा। चलिए यहाँ पर हमने इसे समझ लिया। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र का गति विज्ञान के बारे में। कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर जो होता है वो किस तरीके से ऊर्जा का जो होता है संचरण होता है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान आपको पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे डेवलप्ड करती है। तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में चलता है। और ऊष्मागतिकी का नियम आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम एज ए रिविजन पता कर लेते हैं। देखिए पहला जो ऊष्मागतिकी का नियम कहता है बहुत ही सिंपलेस्ट है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। होता क्या है, सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप जो होता है जल में जो होता है किसी आपको बांध बना लिया जाए, फिर वहाँ पर उसको पानी को जो होता है तेजी से जो होता है आपको डायनामोज में या फिर टरबाइंस में गिराया जाता है, तो वहाँ पर जल की जो गतिज ऊर्जा है वो आपको टरबाइन पर गिरती है और टरबाइन जो होता है वहाँ पर वो परिवर्तित करता है उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है कि यहाँ पर ऊर्जा ना किसी फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पर स्थिर है, जब भी उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वहाँ पर होता है परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ अपने स्वरूपों को बदल लेती है, ना कि वो नष्ट होती है। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम यही बतलाता है।
इसके अलावा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा रूपांतरण में की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिप्रेक्षित अवस्था में जो होती है विसरित हो जाती है। कहने का क्या मतलब है? ये कहना ये चाहते हैं कि जब भी ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो रही होती है तो उसका जो कुछ भाग होता है वो वातावरण में चला जाता है, वो आपका विसरित हो जाता है, निकल जाता है, और उसका जो होता है बाकी पार्ट ही उसमें डेवलप होता है। अर्थात अगर मान लेते हैं 100% जो ऊर्जा है, 100% एक फॉर्म की ऊर्जा दूसरे फॉर्म में जो परिवर्तित होने जा रही है तो वहाँ पर वो सिर्फ 90% परिवर्तित होती है, 10% जो होती है ऊर्जा जो होती है वो वातावरण में विसरित हो जाती है। यही नियम कहलाता है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और इन्हीं नियमों के आधार पर आपका पारिस्थितिकी तंत्र का गतिविज्ञान चलता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में जैसे बदल रही है या फिर इसका निम्न कोटिकरण होता है तो वो आपका ताप के रूप में विसरित हो जाती है। अब बात करते हैं उत्पादकता की। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है? इसमें सकल प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, इनको समझ लेते हैं। देखिए, सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब पहले जान लेते हैं। देखिए, प्राथमिक उत्पादकों को एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल व समय में बनाए गए कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को ही हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सिंपलेस्ट कहने का और मतलब क्या है? किसी भी प्राथमिक उत्पादक, और प्राथमिक उत्पादक क्या है आपका? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के द्वारा एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्रफल में उनके द्वारा जो बनाया गया कुल पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कुल कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होगी उसे ही हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो एक पेड़ के द्वारा 24 घंटे मान लेते हैं या 1 महीने मान लेते हैं या 1 साल में मान लेते हैं, एक निश्चित क्षेत्रफल में 10 वर्ग किलोमीटर में, 15 किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर जो भी है वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्रफल में, मान लीजिए वनों के एक निश्चित क्षेत्रफल में 1 साल में उन्होंने जितनी भी कार्बनिक मात्रा बनाई होगी उस वन का वहाँ पर उस क्षेत्र का वो क्या कहलाएगा? सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसके अलावा जैव भार या कैलोरी प्रति वर्ग मीटर में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। कभी भी अगर आपको ये वहाँ पर ऑप्शन में आए कि सकल प्राथमिक उत्पादकता को किस फॉर्म में हम प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा जैव भार या कैलोरी प्रति वर्ग मीटर ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद एक और चीज़ आता है कि यहाँ पर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। ये तो हमने सकल की बात की, लेकिन नेट आपका जो होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी होती है, तो इसमें जान लेते हैं। प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थ को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का सेम लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये कहें सकल प्राथमिक उत्पादकता ये हो गया कि एक पेड़ ने टोटल कितना कार्बनिक पदार्थ बनाया, लेकिन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है कि उसने जितना भी बनाया होगा वो सारा का सारा तो वो संचित नहीं करता है, बल्कि उसे अपनी दैनिक क्रियाकलाप में वो कुछ ना कुछ चीज़ों का उन्हीं में से वो यूज़ कर लेता है। तो यूज़ करने के पश्चात जितना संचित हो जाएगा उसे हम कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर मान लीजिए 10 जो होते हैं वो बनाता है आपके पैनकेक बना रहा है, या फिर आपको मान लेते हैं हम पिज़्ज़ा बना रहा है और उसे भी भूख लगती है, तो उसका सकल प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? उसने बनाए 10, लेकिन उसे भूख लगी तो उसने उसमें से 1 खा लिया और उसने 9 ही वहाँ पर बेचे, तो उसका शुद्ध प्राथमिक उत्पादक कितना हुआ? 9 ही वहाँ पर वो बेच कर उसको प्रोडक्टिविटी उसकी कमा रहा है, वापस उसको रिटर्न में मिल रहा है। तो वहाँ पर वो सेविंग जो होती है उसके जो पैसे वहाँ पर रिटर्न होकर आएंगे उसके 9 के ही मिलेंगे, 10 के नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 का 10वां जो भाग था उसने स्वयं खा लिया। तो वहाँ पर यही मतलब है। तो 10 क्या हो गया? उसका सकल प्राथमिक उत्पाद हो गया, और 9 क्या हो गया? उसका शुद्ध प्राथमिक उत्पाद हो गया। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है वो 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष यहाँ पर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, पृथ्वी का शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष यहाँ पर होता है। इस चीज़ को, ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर इस श्रेणी को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक उत्पादकता क्या है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है। अब बात करते हैं कि द्वितीय उत्पादकता क्या होती है। देखिए, द्वितीय उत्पादकता क्या है कि उपभोक्ताओं के द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों को ही हम कहते हैं, जो पूरे जीव समुदाय में होता है उससे जीवभार वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ताओं के द्वारा यदि अधिक मात्रा में संचित पदार्थों को वहाँ पर संग्रहित करना शुरू कर दिया जाए और उससे संपूर्ण जो आपका जीवभार है उसमें वृद्धि हो, इसे कहा जाता है द्वितीय उत्पादकता। ठीक है,
कि पहले वहाँ पर अगर हम देखें कि आपका पहले जो होता है प्राथमिक उत्पादकता मान लेते हैं 10 थी, और वहाँ पर आपको उसने 9 जो होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आ रही थी, उसमें वहाँ पर अब ज़्यादा संचित करने को लेकर काम करने लगा, तो वहाँ पर 9 की बजाय फिर वो ना खाए, उसे मान लीजिए भूख नहीं लगती है, वो दूसरी चीज़ों को वहाँ पर हायर करके खा लेता है, वो 10 के 10 वहाँ पर बेचना शुरू करता है, तो उसका जो होता है भार में वृद्धि हो जाती है, वहाँ प्राथमिक उत्पादकता में उसकी वृद्धि हो जाती है, जिसे हम द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। तो कहने का मतलब उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण पूरे जीव समुदाय में जब जीव भार में वृद्धि हो तो उसे हम द्वितीय उत्पादकता कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 10% का नियम। तो पहली चीज़ 10% का नियम किसने दिया था? तो वो लिंडेमान ने दिया था। और 10% का नियम कहने का मतलब है कि जब भी एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को खाया जाता है तो वहाँ पर उस जीव में संचित ऊर्जा का सिर्फ 10% भाग ही उसे प्राप्त होता है, जिसे हम 10% का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए किसी एक घास, यहाँ पर हम घास लेते हैं पहला प्राथमिक उत्पादक के रूप में। घास का जो टोटल वेट है वो 100 kg है, अर्थात 100 kg में वहाँ पर मान लेते हैं 100% ऊर्जा है। ठीक है, 100 kg में 100% ऊर्जा है घास में, और हिरन आती है वहाँ पर, उसे भूख लगती है तो वो घास चरने के लिए निकलती है। वहाँ पर वो जब पूरी 100 kg घास को यदि वो एक हिरन वहाँ पर चर लेती है तो वहाँ पर जो 100% ऊर्जा थी वो 100% ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि उसे जो ऊर्जा मिलती है उसे कितना मिलता है? सिर्फ 10 kg ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का ये 10% है, ये 10 ही प्रतिशत होगा। और जब हिरन को कोई अगर शेर उसी हिरन को खा लेता है तो वहाँ पर भी उसे 10% ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ 1 ही प्रतिशत यहाँ पर ऊर्जा, मतलब 1 kg बराबर ऊर्जा उसे मिलती है, उसके भार के रूप में वो तब्दील होती है। कहने का मतलब जो भार था घास का टोटल 100 kg, उसको यदि हिरन खाती है तो वो 100 kg का जो भार था वो हिरन में सिर्फ 10 kg भार रहेगा। और जो हिरन का जो अगर वहाँ पर 10 kg का भार था, यदि वो शेर के द्वारा खाया जाएगा तो वो वहाँ पर सिर्फ 1 kg भार के रूप में वहाँ पर ऊर्जा वो परिवर्तित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर ऊर्जा ह्रास भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल जो ऊर्जा होती है वहाँ पर वो हर बार होती है मतलब 90% जो होती है वहाँ पर खत्म हो रही है, और बाकी 10% वहाँ पर आपको के रूप में उसको परिवर्तित होती है, भार के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। 100 का 10 और 10 का 1%। इसीलिए कहा जाता है अंततः जो शेर को उत्पादक जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता मिली होगी वो कितनी मिली होगी? 100 का यदि हम निकालें तो वो 0.01% ही वहाँ पर एट द लास्ट पॉइंट पे वहाँ पर जाकर मिलती है, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि 10% का नियम क्या है, लिंडेमान ने दिया था, और इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख दिया है। अब बात करते हैं कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। संतुलन क्या है? संतुलन तभी होता है जब वहां पर आपको सभी चीजें समान मात्रा में आपके पास उपलब्ध बनी रहें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में संतुलित क्या होगा कि यहां पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी भी खाद्य श्रृंखला होंगे, जो भी खाद्य जाल होगा, कहने का मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य जाल होता है उस खाद्य जाल में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प होंगे तो उसे ही वो उतना ही ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होगा। अर्थात एक व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा विकल्प होंगे वो उतना ही संतुलित अवस्था में रहेगा। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए यहीं पे लेते हैं, यहाँ पर शेर है, ठीक है। अब अगर खाद्य जाल की बात करें तो शेर किसको किसको इसमें से खा सकता है? शेर यहाँ पर किसको खा सकता है? बकरी को खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, भेड़िए को भी खा सकता है, ठीक है। गिद्ध या चील को किसी को पा गया, चिड़िया को है तो उसको भी खा सकता है, मतलब कई सारे उसके पास ऑप्शन है। अगर मान लीजिए शेर यहाँ पर सिर्फ एक ही को खा पाता, सिर्फ भेड़िए को अगर खाता वो, तो वो सिर्फ भेड़िए को खा खा के क्या होता है, एक टाइम के बाद हो सकता है भेड़िए खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अगर भेड़िए नहीं है तो बाकी को वो खा ही नहीं सकता, तो एक टाइम के बाद भूख से क्या होता है, वो शेर भी मर जाएगा। इससे क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है असंतुलित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए शेर क्या है, उसने भेड़ियों का शिकार किया, उनकी संख्या कम हो गई, दिखना कम हो गए, तो उसने क्या किया, कुछ समय के लिए भेड़ियों को खाना बंद कर दिया। उसकी जगह पर उसने क्या किया, कुछ समय तक उसने बकरियों का जो होता है शिकार करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जब उसने बकरियों का शिकार किया तो कुछ टाइम के बाद बकरियों की संख्या कम हुई, फिर वहाँ जो होता है उसने चूहों खाना शुरू किया, चूहों की संख्या कम हुई, वो तो वापस वो भेड़ियों पर आ जाता है। जब तब तक भेड़ियों की क्या होगी, संख्या वापस से बढ़ जाएगी, क्योंकि शेर उनका शिकार नहीं कर रहा था काफी टाइम तक, तो वहाँ पर भेड़ियों की संख्या वापस हो जाती है, बढ़ जाएगी। तो वापस फिर शेर भेड़ियों का करना शुरू किया, जब तक भेड़ियों खाएगा फिर तब तक बकरी और चूहों की संख्या बढ़ जाती थी। इस तरह से क्या होता है, जब भी आपके पास एक से अधिक ऑप्शन होगा तो वहाँ पर आपकी खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो ज़्यादा स्थिर बनी रहती है, और इसी कारण उसे हम संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
और इस घटना को कि अर्थात कि पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वसाम्यावस्थित यांत्रिकी की स्थिति बोला। अर्थात प्रकृति के द्वारा स्वयं अपने आप में संतुलन स्थापित कर लेने की क्षमता होती है, बस उसके लिए उसे कुछ समय चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर शेर ने क्या किया, कुछ समय तक भेड़ियों को खाना बंद किया, बकरी चूहों पर उसका ध्यान था, तो भेड़ियों ने क्या किया, अचानक से वो खुद में डेवलप्ड हो गया और वापस से पारिस्थितिकी तंत्र फिर से उसी आकार में आ जाती है। अर्थात अत्यधिक यदि दोहन ना किया जाए और जो भी दोहन किया है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पारिस्थितिकी के पास ये क्षमता होती है कि वो उन चीज़ों को वापस से संतुलित कर सकती है। तो ये आपके पारिस्थितिकी संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। अब एकदम लास्ट आप और कुछ चीज़ें देखते हैं, 2 चीज़ें और हैं। पहला है यहाँ पर पारिस्थितिकी पिरामिड, इसके बारे में आए दिन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली यही आता है कि उल्टा सीधा सीधा उल्टा। तो यहाँ पर पहले ही पारिस्थितिकी तंत्र का जो वर्ड प्रयोग किया था सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने प्रयोग किया और इसीलिए इसे एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। इन्होंने जो वर्ड प्रयोग किया था 1927 में यूज़ किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड यहाँ पर उपभोक्ताओं, प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के मध्य जो संतुलन होता है, जो के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, उसको हम एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं और वो चित्र होता है पिरामिड होता है और इसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड की संज्ञा देते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 तरीके का है, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। पहली बात आती है जीव संख्या पिरामिड। तो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो आपका सीधा और उल्टा दोनों बनता है। जैसे कि जो फसल का बनेगा, यहाँ मैंने उल्टा बना रखा है, एज एग्जाम्पल एक दिया है, लेकिन ये सीधा भी बनता है। कहने का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में आपको समझा दूँ, देखिए पहले यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है उसको दिखाते हैं। ये उल्टा बना है, उल्टा है वृक्ष का अर्थात पेड़ का, क्योंकि एक ही वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष एक है, इसके ऊपर जाएंगे तो उस वृक्ष पे रहने वाली चिड़ियों की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, मान लीजिए 10 होती हैं। तो यहाँ पर वृक्ष एक था, उसके ऊपर जैसे बढ़े तो उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों की संख्या 10 और उस चिड़ियों के हर एक चिड़ियों में मान सकते कुछ कीड़े होते हैं जो खून चूसने वाले होते हैं, जिसको जू कहते हैं, किलनी कहते हैं। तो वहाँ पर हर एक चिड़िया में अगर वहाँ पर 3, 4, 5 भी पड़ी हैं तो यहाँ पर अगर देखें 10 चिड़ियों पर अगर हम 5 का भी एवरेज लेकर चलें तो वहाँ पर 50 हो जाएंगे। तो अगर हम संख्या बात करें, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आपके 10 हो गए और यहाँ पर ये 50 हो गए। तो देखिए जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पर आपकी संख्या के जो होती है लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर और ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, तो संख्या में जीव संख्या की पिरामिड के अनुसार देखें तो ऊपर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इसीलिए ये आपका उल्टा बना है। तो जीव संख्या के आधार पर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में तो वहाँ पर वो ये उल्टा बनता है। लेकिन यदि ये फसल का है तो ये सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि फसल जो होती है वो ज़्यादा होगी, बेस उसका होगा वो आपको ज़्यादा बड़ा होगा। उस फसल में क्योंकि आपको एक ही पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में आपके हज़ारों लाखों आपके फसल के पेड़ हो जाते हैं और उसको खाने वाले जो होंगे आपके कीट पतंगे जो होंगे वो उससे कम होंगे, फिर उन कीट पतंगों खाने वाले चिड़िया जो होंगी वो उससे कम होंगी, फिर उसके ऊपर जो चिड़ियाओं को खाने वाले वो उससे कम हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फसल के तंत्र में ये सीधा बनेगा, पेड़ के संदर्भ में ये उल्टा बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जीव संख्या के पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है। इसी तरह जीव भार का पिरामिड है, ये भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है। सीधा जब बनेगा वो वन के परिप्रेक्ष्य में बनेगा, तालाब के परिप्रेक्ष्य में ये उल्टा बनेगा। भार क्या है वो समझ लेते हैं। तालाब का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। सबसे जो तालाब में जो होते हैं, सबसे जो आपके प्राथमिक उत्पादक के संदर्भ में लिखूँगा, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। फिर उसके वो खाने वाले जो होते हैं वो आपकी छोटी मछलियाँ होती हैं। फिर उन छोटी मछलियों के ऊपर जो होती हैं खाने वाली बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे छोटे जूम और बहुत छोटे कीड़े होते हैं जिनको आप हज़ारों लाखों की संख्या में भी रख देते हैं तो वहाँ पर उनका जीव भार जो होता है वो मछलियों के मुकाबले बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर अगर हम 50 भी रख देते हैं, यहाँ उनको खाने वाली मछलियाँ 10 रख देते हैं और यहाँ पर उसकी उससे बड़ी जो बड़ी मछली होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर संख्या जो होती है धीरे धीरे आपका जीव भार जो होता है संख्या ज़्यादा होगी लेकिन जीव भार यहाँ पर कम होगा। लेकिन अगर वन का ले लें तो वन का सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी पेड़ पौधों और घास स्थल और पेड़ झाड़ियों इत्यादि जो अगर हम बेस देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, उनका भार जो होता है बहुत ज़्यादा है। उसके रहने वाली चिड़ियाओं को अगर हम देखें तो एक पेड़ के मुकाबले उन चिड़ियाओं का जो वेट होगा वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए वृक्ष का जो वेट होगा
और कितना भी कम होगा, 50 kg, 60 kg, 100 kg का हो सकता है। एक अगर अच्छा खासा स्वस्थ पेड़ है उस पर रहने वाले 10 चिड़ियाओं का वेट कितना होगा, चिड़ियाओं का वेट आप जानते हैं कितना होता है। फिर वहाँ पर उसको उन चिड़ियों के ऊपर रहने वाले 5 6 आप समझ लीजिए, एक चिड़िया को अगर 5 6 किलनी भी रह रहे हैं तो वो भी आराम से तब भी उड़ रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भी तो यहाँ पर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर भार के हिसाब से ये सीधा बनेगा। तो जीव संख्या, जीव भार दोनों के पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। मैटर ये करता है कि वहाँ पर यदि आपको पूछ लिया जाए कि वन का पिरामिड, वन जीव भार पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा, ऑप्शन में इस तरह का अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। बाकी तो 2 चीज़ें हैं, जीव संख्या सीधा उल्टा दोनों बनेगा, जीव भार सीधा उल्टा दोनों बनेगा। कब बनेगा उसके एग्जाम्पल आपको नीचे लिखे हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड ये हमेशा सीधा बनता है, एक यही है जो हमेशा सीधे रहते हैं, बाकी कभी उल्टा कभी सीधा होता रहता है। क्यों सीधा है, क्योंकि वही लिंडेमान का नियम है कि सबसे नीचे जो होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा संचित होगी। जैसे यहाँ पर था कि यहाँ पर घास जो होती है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है घास 100, यहाँ पर मान लीजिए जो 100 kg जो घास है मान लीजिए, या 10 kg घास है, उसमें मान लीजिए 1000 कैलोरी है। फिर उस 1000 कैलोरी वाली घास को यहाँ पर बकरी के द्वारा खाया जाता है तो उसका 10% उसे मिल रहा है, अर्थात 100 कैलोरी उसे मिलेगी। फिर उस बकरी को शेर खा लेता है तो 100 कैलोरी का उसे 10 ही कैलोरी मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम आपको 10% का नियम, जहाँ पर ऊर्जा का लगातार ह्रास होता जाता है। तो और यहाँ पर इसीलिए संचित ऊर्जा के पिरामिड आपका हमेशा सीधा बनेगा। तो ये आपके पास की पिरामिड हो गए। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन। इसको सन 2000 में जब कोफी अन्नान आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके महासचिव अध्यक्ष थे तो वहाँ पर उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया। इसके अंतर्गत कुछ पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए वहाँ पर 5 अलग अलग वहाँ पर उन्होंने सेवाओं को प्रस्तुत किया था। ये 5 सेवाएँ क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 5 सेवाएँ हैं व्यवस्था सेवाएँ। व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत उन्होंने रखा है खाद्य और जल के उत्पादन को। दूसरा है नियंत्रण सेवाएं, नियंत्रण किस पर स्थापित करना है, जलवायु परिवर्तन पर और रोगों पर। फिर इसके बाद समर्थन सेवाएं, अर्थात किसको समर्थन देना है, किसको आगे बढ़ाना है, पोषण के स्तर और फसल परागण को। फिर उसके बाद कहा कि सांस्कृतिक सेवाएं, जिससे लोगों में मेल जोल इत्यादि बढ़े, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए धार्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को, अर्थात फिल्म टेलीविजन को वहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। और एट द लास्ट उन्होंने कहा कि 5वां जो है कि संरक्षण सेवाएं, तो संरक्षण वहाँ पर उनको देना है कि ये भी जो भी आपके सेवाएं हैं इनमें किस तरीके से विविधता अनुरक्षण हो सके, किस तरह से बढ़ सके, तो उनको वहाँ पर प्रोत्साहन इत्यादि देने से संबंधित जो भी विभिन्न गतिविधियाँ होंगी उनको वहाँ पर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन को लेकर कोफी अन्नान के द्वारा ये 5 चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, जिसके माध्यम से हम पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्विक रिविजन सीरीज के अंतर्गत आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर लिया है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ा, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना, पारिस्थितिकी निकेत के बारे में हमने अध्ययन किया, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में जाना, साथ ही वहाँ पर आपके पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव आवर्धन, ऊर्जा पिरामिड, उसके उत्पादकता और सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी मूल्यांकन। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरह से अपना रिवीजन ज़रूर करते रहिए, समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है अपने पढ़ाई पर लगाइए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिख सकते हैं और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको आऊँगा तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर। तो कोशिश करूँगा मैं आपको जल्दी यहाँ पर अब वीडियो देना शुरू करूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसे बहुत जो भी नॉलेज आपके पास पहुँची है, आई होप मैंने काफ़ी यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। विद एग्जाम्पल यहाँ पर भी बोला गया था कि एग्जाम्पल ज़रूर सर क्रिएट किया करिए, तो वहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने इस बार कोशिश की है, जिसके माध्यम से सिर्फ आपको सही जानकारी देना और सरल शब्दों में देना, आसान भाषा में आप तक पहुँचाना एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जल्दी ही मिलते हैं आपको नए वीडियो के माध्यम से, तब तक इसे आप देखें, एंजॉय करें, पढ़ाई करें और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।